नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों श्रोताओं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रोग्राम है कर्नाटिक म्यूज़िक का और इसमें जो आज का थीम है वो है की कॉन्सेप्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक। ये पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 हम फिर दोबारा आपके सामने लेके हाजिर होंगे। तो चलो, क्या है इस कर्नाटिक म्यूजिक का की कॉन्सेप्ट, मतलब की पॉइंट्स क्या है। कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय संगीत परंपरा है। यह अपनी मधुर प्रकृति, शांत गुणवत्ता और तत्कालिक क्षमता के लिए जाना जाता है। कर्नाटक संगीत कई पहलुओं में बहुत अलग है, जैसे इसकी मधुर प्रकृति, श्रुति, अवधारणा, गमक का महत्व और इसकी सुधारात्मक क्षमता आदि। भारतीय संगीत के राग हमेशा से पश्चिम के लिए आकर्षण रहे हैं। कई संगीतज्ञों ने भारतीय संगीत के बारे में अपनी परिकल्पना और विचार दर्ज किए हैं। कर्नाटक संगीत की कुछ प्रमुख अवधारणाओं में शामिल है राग। राग क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। राग मधुर रूपरेखा जो सुधार और रचना का आधार है। श्रुति, दिस इज ऑल्सो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। श्रुति सापेक्ष संगीतमय पिच। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज स्वर, एक स्वर की संगीतमय ध्वनि। ये है संगीतमय ध्वनि, स्वर सा, इट्स अ ध्वनि। गमक, दिस इज ऑल्सो अनदर एलिमेंट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटक संगीत का एक महत्वपूर्ण पहलू मृदंगम। मृदंगम आप लोगों ने देखा भी होगा, जब कर्नाटक म्यूजिक होती है तो मृदंगम की बहुत ज़रूरत होती है। ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स है। कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल वाद्य जटिल लय बनाने के लिए दोनों हाथों से बजाया जाता है। इस तरह से बजाया जाता है मृदंगम। घटम, घटम में आपने देखा होगा कलश जो होती है ना, कलश की जस्ट उसी शेप में होती है। इस तरह से हम अगर उसकी जो खुला हुआ साइड है उसको अगर नीचे की तरफ करें तो उसमें बहुत खूबसूरत सा आवाज़ आती है घटम। तो वो उस तरह से ही बनती है, लेकिन इसकी ये जो घटम है इसको अलग तरीके से, मतलब अलग मतलब टेक्निक से बनाया जाता है फॉर द यूज ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। एक दक्षिण भारतीय ताल वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अक्सर मृदंगम के साथ संयोजन में किया जाता है। नाद, नाद को अक्सर ब्रह्मांडीय संगीत ध्वनि का कंपन के रूप में वर्णित किया जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि नाद ब्रह्म। नाद इज सबसे जो आवाज है, सबसे पहले हमने जो मतलब एक आवाज को बोलते हैं नाद। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए। नाद इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के निर्माण के साथ हुई थी और यह सभी चीजों में गूंजती है। यह उस मौलिक कंपन जिससे अन्य सभी ध्वनियाँ और संगीत के सुर निकलते हैं। भारतीय संगीत सिद्धांत में नाद को वह आधार माना जाता है जिस पर संगीत रचनाएं और राग निर्मित होती है। नाद ब्रह्म, आप नाद के बारे में अच्छी तरह से आप देखो, आपके सामने है। संगीत में इस्तेमाल होने वाली मधुर ध्वनि को जैसे हम नाद बोलते हैं, और ये एक विशेष ध्वनि है जो काफी समय तक बनी रहती है, जैसे करके बनी रहती है। संगीत, भारतीय संगीत की यह अनूठी अवधारणा आध्यात्मिक प्रकृति के कारण नाद ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। नाद शब्द नादयते से उत्पन्न हुआ है। नाद को दो तरह से हम मानते हैं, जैसे आहत, अनहद। तो आहत नाद क्या है? आहत नाद को कान से सुना जा सकता है। यह नाद जो चीजों को आपस में रगड़ने या घर्षण करने से, एक दूसरे के साथ जो आवाज मारने से, जैसे इस तरह से जो आवाज करते हैं, तो ये जो आवाज होती है इसको बोलते हैं आहत नाद। या किसी दो वस्तु को रगड़ने से जो आवाज आती है इसको बोलते हैं आहत नाद, जो हमारे कान तक पहुंचता है। अनहद नाद क्या है? ये महसूस किया जाता है। संगीतकार अपने दिमाग में जो संगीतमय फिक्रा सोचता है वो अनाहत नाद है। ये बहुत बड़ी चीज है अनाहत नाद। नाद की जाति या गुण, दो समान कंपन आवृत्ति वाले ध्वनियों में जो हल्का सा अंतर सुनाई दे उसी ही नाद की जाति या गुण कहते हैं। अच्छी तरह से आप समझ लेना इस बात को कि नाद की जाति या गुण क्या है। स्वर, स्वर संगीत का
स्वर है। भारतीय संगीत में हम दो तरह के संगीत मानते हैं, जैसे हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, और भी बहुत सारे संगीत है। तो ये जो क्लासिकल जो संगीत है हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक में ये जो स्वर दोनों में ही लगता है। तो ये स्वर का क्या परिभाषा क्या है? संगीत का स्वर है, तकनीकी रूप से कहे तो भारतीय संगीत का राग, यह धुन इन सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना होता है। स्वर शब्द की परिभाषा विद्वानों ने इस प्रकार की है, स्तोतो रंजयति स्तोत्र चिंतन सो स्वरयते, अर्थात स्वर वो है जो अपने आप में श्रोताओं की आत्मा का मनोरंजन करने में सक्षम हो। स्वर शंखा में 7 होते हैं, कैसे? सा, री, गा, मा, पा, धा, नी, सा, और इन्हें सामूहिक रूप से सप्त स्वर के रूप में जाना जाता है। सा रे गा मा, इस तरह से जब हम गाते हैं ना तो इसको सप्त स्वर होता है। सा, देखिए सा रे गा मा पा धा नी, सप्त हो गया। सा में जब आते हैं तो एक आवर्त पूरा होती है, तो उस तरह से हम इसको बोलते हैं सप्त स्वर। श्रुति किसको बोलते हैं? संस्कृत में श्रु का अर्थ है सुनना, अर्थात जो कानों से सुनी जा सके वो श्रुति है। श्रुति जिसे मानव कान से सुनकर कान में सुन सकता है और एक गायक या संगीत वाद्य यंत्र उत्पन्न कर सकता है। मतलब एक जो गायक ने गाना गाते हैं या वाद्य यंत्र से जो आवाज आती है जो हम हमारे कान में सुन सकते हैं उसको हम श्रुति कहते हैं। तो नाद और श्रुति में अंतर क्या है? नाद के मतलब है संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि जो कानों से स्पष्ट अथवा साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग व स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है, उसे श्रुति कहते हैं। ये श्रुति है। अब नाद के बारे में हम आपको बताते हैं। शास्त्रों में जिस संगीत की विरुद्धावली गाई जाती है वह प्राकृतिक संगीत है। ऐसी ही संगीत के लिए शास्त्रों में नाद जैसे शब्द का प्रयोग किया है। तो नाद और श्रुति मतलब सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी अंतर दोनों में रहता है। श्रुति और स्वर का अंतराल क्या है? श्रुति स्वरों का सबसे छोटा अंतराल है, 2 आवृत्तियों के बीच का अंतर, जैसे प्रशिक्षित कान द्वारा पहचाना जा सकता है। इसे प्राचीन संगीतज्ञों ने इस प्रकार परिभाषित किया है, श्रवणेन्द्रिय गृहत्वद ध्वनिरेव श्रुतिर भवेत्। दूसरे शब्दों में इसको हम कहें तो कैसे कहेंगे? श्रुति और स्वर एक ही सिक्के का 2 पहलू है। प्राचीन काल से ही विद्वानों के बीच इन दोनों की इकाई के बारे में तर्क समानांतर रूप से चलते रहे हैं। कई संगीतज्ञों का मत ये है कि आवृत्ति की ध्वनि को श्रुति कहा जाता है जब इसे किसी वाद्य में बजाया जाता है, और जब इसे अक्षरों के साथ गाया जाता है तो इसे स्वर कहा जाता है। देखिए दोनों में कितना कम छोटा सा अंतर है, लेकिन है। आवृत्तियों के इन अंतरों के आकार के अनुसार श्रुति को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे छोटों को न्यूना श्रुति बोलते हैं कहा जाता है, मध्यम को प्रमाण श्रुति कहा जाता है और सबसे बड़ी को पूर्ण श्रुति कहा जाता है। 3 प्रकार के श्रुति होते हैं। यद्यपि लगभग सभी संगीतज्ञों द्वारा श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी जाती है, लेकिन इस संबंध में बहुत मतभेद है। बहुत संगीतज्ञों ने बहुत चीज़ें रिसर्च किया है और इसके बारे में बहुत उनके रिसर्च का रिजल्ट भी इस तरह से आया है। भरत एक महान संगीतज्ञ थे। भरत मुनि आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे जिन्होंने श्रुतियों की कुल संख्या घोषित की और उन्होंने श्रुतियों के लिए अलग अलग नाम भी दिए हैं। गमक स्वरस्य कांप गमकाहा स्तोत्रचित सुखबह, स्वर का कंपन जो श्रोता को सुखदायक प्रभाव देता है। स्वर को जुड़ी सूक्ष्म सजावट को गमक कहा जाता है। ये झटकों या अनुग्रह जो स्वर वाक्यांशों और राग को सुशोभित करते हैं। मतलब राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, एक गाने की रागों की सुंदरता बनाने के लिए जो प्रेजेंटेशन करते हैं क्लासिकल संगीत के, जो इस चीज़ की सुंदरता बढ़ाने के लिए ये सारे एलिमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। ये सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होता है। और मैं ये कहना चाहूँगी जो
आर्टिस्ट इस चीज़ को ना समझते हैं वो कभी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। परफॉर्मेंस सिर्फ गाना सीखना और उसको करना नहीं है, उसके अंदर जो फ़र्क होती है, जो उसमें जो स्वरों का जो मिलन होता है, स्वरों का जो एक रिदम होता है, सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संगीत की एक विशिष्ट गुणवत्ता है। कई संगीतज्ञों ने गमकों के विभिन्न प्रकार बताए हैं और उनकी संख्या भी भिन्न भिन्न है। संगीत रत्नाकर में वर्णित 15 गमक इस प्रकार है: तीरिप, स्फुरित, कंपित, लोच, आंदोलित, बलि, त्रिभिन्न, कुरुल, आहत, उल्लासित, प्लावित, गुम्फित, मुद्रित, नमित, मिश्रित। तो ये 15 गमक। इन गमकों को पंचदश गमक भी कहा जाता है। पंचदश मतलब 15। संगीत रत्नाकर में गीत, वाद्य और नृत्य के विभिन्न पक्षों का वर्णन है। इस ग्रंथों को पंडित सारंगदेव ने 13वीं सदी के उपरांत में लिखे थे। तो हमें आशा है कि आप लोग जो कर्नाटिक म्यूजिक का ये जो एलिमेंट्स, की कॉन्सेप्ट या की पॉइंट्स, की वर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होता है, ये आप लोगों ने समझा होगा या सीखा भी होगा। और आप कई लोग तो आप लोग जानते भी हैं। और इस चीज़ का जब प्रेजेंट करते हैं, पहले प्रेजेंटेशन से मतलब प्रैक्टिकल से पहले हमें थियोरिटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जब आप जान जाओगे तब अल्टीमेटली है इस चीज़ को प्रेजेंट करना। सारे थियोरिटिकल नॉलेज के बाद जब हम प्रैक्टिकल में पहुंचेंगे तो इस चीज़ को उसमें प्रयोग करना। जब आप प्रयोग करोगे तो वो चीज़ें हमारे कान तक बहुत स्मूथ और बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक सुनाई देगा। और मुझे आशा है कि आप लोग ये पार्ट 1 को समझे होंगे। तो इस पार्ट से आपने जो चीज़ें सीखा है आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे और इसको लेके पढ़ेंगे भी। थियोरिटिकल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।